सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत हम एक बार फिर कल जिस विषय पर बात कर रहे थे उसी को विस्तार देने की कोशिश आज करेंगे। विस्तार देने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यह मसला तमाम कोशिशों के बावजूद भी शांत नहीं हो रहा है। विषय है नुपुर शर्मा। आज से एक हफ्ते पहले तक वो भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय प्रवक्ता थे। नुपुर शर्मा के अगर बैकग्राउंड पर दृष्टि डालें तो एक बेहतरीन एकेडमिक और पॉलिटिकल रिकॉर्ड उनके साथ में है। वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ी रहीं, बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट रहीं। उन्होंने लंदन और स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से लॉ के अंतर्गत डिग्री हासिल की, अर्थात वकील भी हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत एबीवीपी के माध्यम से जीतने वाली वह अचंभित करने वाली उम्मीदवार रहीं। डेजू की प्रेसिडेंट वह रहीं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से तमाम मुद्दों पर वह खुलकर बोलती थी, किसी को ऐतराज़ नहीं होता था। 27 मई को भी वह डिबेट में शामिल हुई, टीवी डिबेट में। उस डिबेट में जब ज्ञानवापी मस्जिद और मंदिर के संदर्भ में पूरे देश में बहस छिड़ी हुई थी टीवी चैनलों के माध्यम से, तो उसमें उत्तेजित होकर उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब के संदर्भ में कुछ टिप्पणियां कर दी। वो टिप्पणियां कोई नई नहीं थी। इससे पहले जो इस्लाम के बहुत बड़े जानकार माने जाते हैं जाकिर नाइक साहब, वह भी इस प्रकार की तमाम बातें समय समय पर बोलते रहे। ये उनके समर्थन में तर्क दिए जा रहे हैं। पर एक हफ्ते के बाद जब विदेशों से इसकी प्रतिक्रिया आने लगी तो अचानक भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगा कि ये क्या हो रहा है, ये तो हमारे तौर तरीकों में शामिल ही नहीं है। एक बाकायदा प्रेस नोट भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी महासचिव की ओर से जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि हम तो सभी धर्मों का सम्मान करने वाले लोग हैं। और नुपुर शर्मा और उसके साथ साथ पार्टी की दिल्ली इकाई के आईटी के प्रभारी नवीन जिंदल, दोनों को 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया गया। और केवल निलंबित नहीं किया गया, उसके संदर्भ में एक शब्द इस्तेमाल किया गया, फ्रिंज, जिसके संदर्भ में कुल मिलाकर अगर आप समझें तो ऐरे गहरे लोगों की बातों को बहुत महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की भी अध्यक्ष रही है, वक्त आने पर पार्टी ने कह दिया ऐरा गहरा, ये सवाल है। तो हमारा विषय आज यही है, नूपुर पर भाजपा, बाहर मुश्किल अंदर फजीयत। फजीयत अंदर इसलिए हो रही है कि तमाम लोग पिछले 8 साल से इस देश को ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा का समय आ गया है। हिंदुओं के हितों की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ देश में सत्तासीन हो चुकी है। अब हिंदुओं को किसी प्रकार के भी डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान हिंदुओं का है, इस प्रकार का एक वातावरण बना। पर 57 इस्लामिक देशों के संगठन ने थोड़ी सी आवाज़ क्या निकाली, हमारे यहाँ पर नींव हिल गई। जिस तरीके से नुपुर शर्मा को बाहर का रास्ता दिखाया गया है, उसके चलते भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही एक बड़ा वर्ग ऐसा महसूस कर रहा है कि ये ठीक नहीं हुआ है। वहीं बाहर के संदर्भ में अगर बात करें, देश से बाहर के संदर्भ में, तो कई लोगों की जानें आफत में आ रखी हैं। तमाम इस्लामिक मुल्क भारतीय उत्पादों के बहिष्कार का ऐलान कर रहे हैं। 28-30 लाख की आबादी वाला कतर महाशक्ति बन चुके भारत के राजदूत को तलब करता है और उसको बाकायदा माफ़ी मांगने के संदर्भ में अधिकार पत्र थमा देता है। और यही स्थिति ओमान के साथ भी है, सऊदी अरब के साथ भी है, इंडोनेशिया के साथ भी है, मलेशिया के साथ भी है, पाकिस्तान की तो बात छोड़िए। तो कुल मिलाकर देश अगर 8 साल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत मजबूत स्थिति में आ चुका है, तो इन देशों की इतनी हिम्मत और हैसियत कैसे हो रही है, ये सवाल आम भारतीय के मन में है। तो इसी पर हम बात करने जा रहे हैं। कई खास मेहमान इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय कराएं और इस विषय पर चर्चा को कुछ अलग मोड़ देने की कोशिश करें। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र ये कहता है कि उचित परिस्थिति में मौन ज्ञान है और किसी भी भाषण से बेहतर है। प्लूटार्क जो यूनानी इतिहासकार हुए, उन्होंने ये विचार दिया था। क्या इस विचार को वर्तमान में सरकार चलाने वालों ने अंगीकार कर लिया है? इसलिए सरकार की ओर से जो सरकार के चेहरे हैं वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो उसके मौन को क्या समझा जाए, इस पर आप विचार करो। और इसकी रोशनी में हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। हमारे साथ में चिंतामणि मालवीय जी हैं, बड़ा मुखर चेहरा है हिंदुत्व के संदर्भ में, वह हमारे साथ में। हमारे साथ में कांग्रेस की संजीदा प्रवक्ता, विंग कमांडर रही अनुमा आचार्य जी हैं। हमारे साथ वीरेंद्र पांडे जी, एक समय में भारतीय जनता पार्टी का बड़ा मुखर चेहरा होते थे, आज स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा है। हमारे साथ गणेश करजी हैं, जो शिकागो से जुड़े हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं, नाचा संगठन है उसके। आप सभी का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत चिंतामणि जी से करना चाहता हूं। खबरें आ रही हैं भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम प्रवक्ताओं को दिशा निर्देश जारी किए हैं, भाई सोच समझ के बोलो, ठीक ठाक बोलो, अन्य धर्मों के संदर्भ में टिप्पणियाँ विप्पणियाँ मत करो। चिंतामणि जी, आपके पास में भी वो सूची आ गई कि नहीं आ गई, ये जानने में दिलचस्पी है।
और निजी तौर पर आपसे जानना चाहते हैं, नुपुर शर्मा ने वाकई इतना बड़ा गुनाह किया जिस तरीके की फजीयत उनकी की जा रही है, और देश ने 8 साल में यही हासिल किया कि ये 28-30 लाख की आबादी वाली देश हमारे राजदूतों को तलब कर रहे हैं, हड़का रहे हैं, और हम उनके कहे अनुसार करने के लिए कदम बढ़ा रहे हैं। थोड़ा विचित्र सा लग रहा है। आप जैसा मुखर प्रवक्ता, हिंदुत्व का पैरोकार हमारे साथ इस कार्यक्रम में है, थोड़ा हौसला दीजिए हम लोगों को। बड़ा डरा डरा सा महसूस कर रहे हैं हम। देखिए, कई बार कहा जाता है कि एक बड़ा अच्छा शेर है कि मसलहत आमेज होते हैं सियासत के कदम, तू न समझेगा सियासत, तू अभी इंसान है। जी तो राजनीति परत दर परत होती है, जी और एक निर्णय को केवल उस निर्णय के परिप्रेक्ष्य में ही समझना, जी मुझे लगता है कि इस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड राजनीति में जिसका विस्तार विदेशों तक हो गया हो, जी तो उसको केवल ऐसा क्यों वैसा क्यों ये करना अब मेरे ख्याल से उचित नहीं है। जी पार्टी ने निर्णय लिया है, जी और पार्टी ने निर्णय बहुत सारे आयामों को देख करके, बहुत सारे पक्षों को देख करके लिया होगा। और पार्टी ने जो सैद्धांतिक रूप से बात रखी है कि हम सभी धर्मों का समान आदर करते हैं, तो ये हमारी सैद्धांतिक पृष्ठभूमि भी है, यही हमारा दार्शनिक आधार भी है कि हम सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखते हैं। तुष्टीकरण किसी का नहीं, लेकिन समभाव, सभी धर्मों का आदर, वही पार्टी ने करने का काम किया है। और अगर नुपुर जी का हुआ है तो पार्टी विचार करेगी। पार्टी ने विचार बहुत कहाँ किया चिंतामणि जी, यही तो जानना चाहते हैं। पार्टी ने तो सीधे निर्णय सुना दिया, कोई अपील नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं हुई, नुपुर शर्मा का पक्ष नहीं जाना गया। अब आप जैसा विद्वान हमारे साथ में है, आपसे जानना चाहता हूँ कि नुपुर शर्मा ने ऐसा बोल क्या दिया था जिसके संदर्भ में आपको लगता है कि ये गलत बोला गया और इसलिए कार्रवाई सही है? देखिए, नुपुर शर्मा का सवाल नहीं है, ये केवल एक पार्टी का प्रवक्ता बोल दे और पूरे देश में हैवोक होने लगे, ये वस्तुतः एक पैन इस्लामिज्म की सोची समझी रणनीति है। यही बात को जब जाकिर नाइक कहते हैं तो कोई विवाद नहीं होता। यही बात जो तमाम उनकी किताबों में है तो कोई विवाद नहीं होता। ये इंटरनेट पर हर जगह दिखाई देगी यही बात, और यही सत्यांश भी है। उन्होंने इससे इनकार भी नहीं किया कि ये गलत है या ये अनुचित है या ये अनैतिक है। उनका भाई उनका तो इस पे बोल क्यों दिया? तो इसका मतलब ये है कि नुपुर शर्मा के माध्यम से जो पूरी हमारे यहाँ जो अराष्ट्रीय शक्तियां हैं, जिनके पीछे कई चेहरे हैं, जो एक बहुत बड़ी योजना पर काम कर रही हो, वो नुपुर के विषय में हम बात करेंगे तो हम कहीं ना कहीं इस पूरे विषय को ऊपर ही बात करेंगे। ये विषय मैं तो बड़े गहराई में जाने की कोशिश कर रहा हूँ चिंतामणि जी, और इसीलिए आपसे सवाल कर रहा हूँ। आप स्वयं बोल रहे हैं कि ये बहुत बड़ी साजिश है, और ऐसी साजिश के आगे घुटने टेक दिए आपने नुपुर शर्मा को पार्टी से बाहर का रास्ता निकाल दिया, ठीक वैसे ही जैसे दूध से मक्खी निकाली जाती है। जिन इस्लामिक कट्टरता के खिलाफ आप इतने मुखर हुआ करते थे, वो 57 देशों का संगठन किस प्रकार की भाषा बोल रहा है, और आप उनके कहे अनुसार काम करने लगे। थोड़ा विचित्र सा लग रहा है। बाहर क्या लग रहा है वो तो एक विषय ही है, लेकिन आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जिन इस्लामिक संगठनों को पैगंबर मोहम्मद साहब के संदर्भ में गुस्ताखी लगी, भाजपा प्रवक्ता की एक टीवी चैनल में कही हुई बात, इस देश की दमदार हुकूमत ने सवाल क्यों नहीं किया कि इस देश में इतनी मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाई गई, उसको लेकर इन्होंने कोई शर्मिंदगी क्यों नहीं महसूस की? एक टिप्पणी इतनी आपत्तिजनक लग रही है, और इस देश ने 1000 साल तक जिन जातियों को भोगा है उसके संदर्भ में कोई बात करने की हिम्मत हमारी सरकार ने क्यों नहीं की? समझना चाहता हूँ चिंतामणि जी, आप लगातार हमारे कार्यक्रम में बड़ा मुखर रहते हैं, बड़ी वेदना है मुझे आपकी इस चुप्पी को लेकर और आपकी पार्टी की चुप्पी को लेकर। आपकी वेदना जायज है, मुझे खुशी हुई कि कम से कम आपको इन विषयों पे वेदना है, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ऐसा हुआ है तो उसके पीछे पर्याप्त सोची समझी रणनीति के तहत हुआ है। वो अगर निर्णय यही उचित था, सैद्धांतिक रूप से और व्यवहारिक रूप से हो गया है, और मुझे लगता है कि इस विषय का अब अवसान हो जाना चाहिए। ये विषय कुछ बचा नहीं। कुल मिला के नुपुर शर्मा की गर्दन काट दी गई है राजनीतिक रूप से, और इसको साथ ही विषय का अवसान हो जाना चाहिए, ये चिंतामणि जी की दलील है। चाहूँ तो मैं इसकी प्रतिक्रिया के लिए अनुमा जी के पास जा सकता हूँ, लेकिन अनुमा जी थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मेरे पास पूर्व भाजपाई मौजूद है, हर बात बड़ी खरे तरीके से कहने के आदी रहे पार्टी में रहते हुए भी, अभी तो सहूलियतें पार्टी से बाहर है। तो वीरेंद्र पांडे जी से समझने की कोशिश करता हूँ, इसे क्या मानते हैं, एक रणनीति है वीरेंद्र जी, या कुल मिलाकर इसे समर्पण कहते हैं, सरेंडर शब्द इस्तेमाल आता है,
एक समर्पण होता है वो जो किसी के प्रति भावपूर्ण अभिव्यक्ति होती है, एक समर्पण वो होता है जिसके जगह हमें दम नहीं रहता है तो हम दूसरे की ताकत के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। कुल मिलाकर वीरेंद्र पांडे जी इस घटनाक्रम पर क्या महसूस कर रहे हैं? भाजपा की स्थिति सांप छछूदर जैसी हो गई है। जी न उगलते बन रहा है, न निगलते बन रहा है। ये वास्तव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए, सत्ता प्राप्ति के लिए उन्होंने एक रणनीति अपनाई थी। जी हम जानते हैं कि हमारा देश विभिन्न जातियों में, समुदायों में, धर्म में बटा हुआ है जी और उसी आधार पर अपने मतों का प्रयोग भी करता है। जी लेकिन इन मतों को एक साथ इकट्ठा करने के लिए कोई ना कोई ऐसी पद्धति की आवश्यकता थी जी जिसमें लोग एक बड़े मतदाता समूह के रूप में संगठित होकर के एक साथ वोट करें। जी तो भारतीय जनता पार्टी को सबसे आसान रास्ता ये लिखा कि बहुसंख्यकों को अपने साथ करने के लिए अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक घृणा का वातावरण बनाया जाए, जी और उसमें वो सफल भी हुए। लेकिन क्या होता है, जब आप शेर की सवारी कर लेते हैं तो फिर उस पर लगातार सवारी करना और उससे उतरना दोनों ही कठिन हो जाता है। जी और यही हुआ। ये कोई अनायास नहीं हुआ है नूपुर शर्मा का मामला, ये सायास है। जी और उसके लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इनका नेतृत्व जो सरकार में है और संगठन में है, दोनों ने कहीं ना कहीं भागीदारी की है। जैसे प्रधानमंत्री का सार्वजनिक सभाओं में ये कहना कि कब्रिस्तान और शमशान, जी ईद में अगर लाइट मिलती है तो दिवाली में क्यों नहीं मिलना चाहिए, मतलब इस प्रकार का भेद, और कपड़ों से हम पहचान लेते हैं। जी ये सब बातें इस बात के लिए प्रेरित करती हैं नीचे के कार्यकर्ताओं को कि इस विभाजन को ये बढ़ाएं। इस विभाजन को बढ़ाने के कारण लाभ मिलता है। आप देखिए, हिंदुस्तान में पहली सरकार ये है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में, ये दूसरा इसका कार्यकाल है कि एक बड़ा समुदाय जो अलग धार्मिक समुदाय है, 18% जिसकी देश में संख्या है, उसका एक भी प्रतिनिधि संसद में इस पार्टी में नहीं है। जी इसका मतलब ये है कि आप योजना पूर्वक ये बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक का मामला कर रहे हैं और उससे आपको राजनीतिक लाभ मिल रहा है। तो अब भारतीय जनता पार्टी कहती है, बड़ा हास्यास्पद है इनका, जो उसको निलंबित कर दिया नूपुर को और दूसरे को निकाल दिया। इसमें भी देखिए, एक को निकाल दिया और दूसरे को निलंबित ही किया है 6 साल के लिए, एक को पार्टी से ही बाहर कर दिया। तो स्वाभाविक रूप से मैंने कहा ना, शेर की सवारी करना कठिन है, और एक बार शेर की सवारी कर लिए तो उतरना मुश्किल हो गया। मैं एक बात समझना चाहता हूँ, फिर जाऊंगा मैं अनुमा जी के पास में। क्या आप मानते हैं भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हमारे लिए देश हित सबसे पहले है, उसके बाद दल है और व्यक्ति अंतिम है? क्या इसका एक उदाहरण पेश किया है, जो कहा वही करके दिखाया है? दल का हित तो इसी में था कि हिंदू मुसलमान का विभाजन रहे, हिंदुओं के हितों के लिए पार्टी समर्पित दिखाई दे, लेकिन अभी देश दांव पर लग गया। जिस प्रकार से गल्फ कंट्रीज की तरफ से विरोध आया, गल्फ में बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर संकट पैदा हुआ, भारतीय बाजार गल्फ के अंतर्गत जिस प्रकार से पैसा कमाने का एक माध्यम है वो खतरे में आया। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने दल का नुकसान होते हुए भी देश की खातिर ये निर्णय लिया। क्या इस आकलन के संदर्भ में वीरेंद्र पांडे जी कुछ कहेंगे? क्या आप नहीं मानते हैं कि भाजपा ने एक देशभक्ति का परिचय दिया है, दल को नुकसान हो रहा है, दल में सवाल के घेरे में है, पर कुल मिला के देश के लिए यही फैसला ठीक था कि हम दुनिया में बता पा रहे हैं कि जिन्होंने ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल किया था, देखिए उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई। क्या कहते हैं वीरेंद्र जी? मैंने कहता है भारतीय जनता पार्टी की स्थिति सांप छछूदर की हो गई है जी। ना उगलते बनता है ना निगलते बनता है जी। ये कह रहे हैं, ये 27 मई की घटना है जी। 27 मई के बाद ये महिला कई बार अन्य चैनलों में फिर गई है जी। तब तक भाजपा को ये समझ में नहीं आ रहा था जी। ये दल हित इनके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, देश हित महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए एक और चीज इनके लिए महत्वपूर्ण है, वो है इनके जो सर्वमान्य नेता है उनकी छवि का मामला जी। ये लगातार ढिंडोरा पीटते रहे, डंका बजाते रहे कि भारतीय जनता पार्टी का मोदी के आने के बाद दुनिया भर में बड़ा नाम हो गया और देश को उन्होंने बहुत ऊंचाई तक पहुंचा दिया है। 28 लाख का देश जी, केवल 28 लाख का, हमारे यहाँ एक जिला इससे ज़्यादा होता है, और केवल राजदूत को बुला के समन नहीं पकड़ाया उन्होंने जी। वहाँ पर हमारे उपराष्ट्रपति कतर में थे
उनका डिनर भी कैंसिल कर दिया, उनका भोज किया। इससे बड़ा अपमान इस देश का दुनिया में कहीं नहीं हो सकता, और आज तक किसी ने करवाया नहीं होगा अपमान। इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता। वीरेंद्र जी बहुत नाराज हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर और मानते हैं कि भाजपा इस समय सांप छुछुंदर की स्थिति में है। लेकिन भाजपा की इस स्थिति को लेकर कांग्रेस इतनी उत्साहित क्यों है, ये समझना मैं अनुमा आचार्य जी से चाहता हूं। क्यों कांग्रेस इतनी बल्लियां उछल रही है? कांग्रेस के ट्वीट पे ट्वीट आ रहे हैं, देखो क्या कर दिया, क्या कर दिया, क्या कर दिया। देश संकट में है, आप भाजपा के संकट को लेकर उत्साहित है अनुमा जी, क्यों? हिमांशु जी, कबीर जी का एक दोहा है जो आपके आज के विचार से मिलता जुलता है। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक अचूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। जी तो अति का बोलना जो था उसका हमने उदाहरण देखा है। जी और मैं आपसे, मुझसे पहले जो प्रवक्ता बोल रहे थे उन्होंने जो 2-3 बातें बोली वो बहुत अच्छी बोली, और जो आप शायद, अब मुझे नहीं मालूम, आप तंज में बोल रहे थे कि बड़े सीरियस थे, जिसमें आपने कहा बीजेपी के प्रवक्ता से कि मैं तो बड़ा, मतलब मुझे इस पे व्यथा हुई, आप, जी मैं बड़ा व्यथित था। मैं समझती हूँ आप तंज कर रहे थे। जी तो और दूसरी चीज है कि आपने अभी बोला कि देश का बड़ा नाम हुआ है। नाम कहाँ हुआ है? खुद के ही ढोल तो बजाए थे, जी खुद की मार्केटिंग है। नहीं, इनका यही तो दावा था कि देश 8 साल में जिस सम्मान को प्राप्त किया, अतीत में कभी ऐसा नहीं हुआ। इन 8 साल में देश की दमदारी, देश का सम्मान, देश का अभिमान दिग्गगन तक फैल गया है। तो यही तो सवाल है कि कैसा फैला? ये 57 मुल्क इकट्ठे होके हड़का रहे हैं और हम उसके अनुसार झुककर सलाम कर रहे हैं। अरे ये यहाँ पे ही हमारा मीडिया, हमारे अखबार, हमारा सोशल मीडिया कहता है। जी बाहर से तो जो असेसमेंट आए हैं आप देख लीजिए। डेमोक्रेसी में हमें इलेक्टेड ऑटोक्रेसी कहा गया। जी उसके बाद पत्रकारिता की जो स्वतंत्रता थी, जी पत्रकारों की स्वतंत्रता थी, उसमें हमारा नंबर बहुत नीचे है। जी हंगर इंडेक्स में हम नीचे हैं, यहाँ तक कि हम जीडीपी में भी बहुत नीचे हैं। तो जी ये जो ढोल थे, ये यहीं का मीडिया, यहीं जी के अखबार, यहीं का सोशल मीडिया पीटता है। बाहर तो हमारी कोई इज्जत बढ़ी ना घटी। हमने एक बिल्कुल पान वाले ठेले के गुंडे की तरह देखा है कि प्रधानमंत्री ने एक देश के राष्ट्रपति के ऊपर, शायद वो ऑस्ट्रेलिया के थे, उनके ऊपर ऐसे हाथ रख दिया जबकि वो उनकी तरफ देख भी नहीं रहे थे। जबरदस्ती जो अपनी तरफ ध्यान खींचने की बातें होती हैं, सस्ती बातें होती हैं। और हमने देखा है कि बीजेपी के जब से 8 साल हैं, जी इसमें चर्चाओं का स्तर इतना नीचे गिरा है, भाषा की शुचिता खत्म हुई है। तो ये सब हमने देखा है। और एक बहादुर शाह जफर ने एक शेर लिखा था कि जी जफर आदमी उसको न जानिएगा, हो वो कैसा भी साहबे फहमो जका, जी जिसे ऐश में यादें खुदा न रही और तैश में खौफे खुदा न रहा। तो जी ये जो चीज हुई है, ये बीजेपी की आप जो बात कर रहे हैं, और जहां तक इन्होंने अपनी प्रवक्ता को ही नकार दिया, सबसे खराब बात क्या है? बीजेपी झूठ बोलती कोई बात नहीं थी। जी शर्मिंदा इस बात में है कि सरकार के लेटर पैड से झूठ बोला गया है, सर्टेन इंडिविजुअल्स। जी अरे भाई, आपकी आधिकारिक प्रवक्ता थी। और वैसे तो ये बहुत सारे सांप्रदायिक मुद्दे लाते हैं, उनके नए नए विषय निकालते हैं, मीडिया से बोलते हैं इन पे बहस कराओ। आज मैंने देखा बीजेपी के प्रवक्ता बड़ी जल्दी बहस को समेटना चाह रहे थे कि ये तो मौका, ये तो खत्म ही हो गया मुद्दा, इस पे क्या बात करनी है। जी तो इस पे क्यों नहीं बात करनी है? तो ये बात है कि इस देश में जो चर्चाओं का स्तर है, भाषा का स्तर है, प्रधानमंत्री बोलते हैं दीदी ओ दीदी, इस जी तरह से किस तरह से बात की जाती है? ये देश में, हमने इस देश में सीखा है, हमारी संस्कृति में सीखा है कि भाषा अच्छी बोली जानी चाहिए, लेकिन किसी की कोई कीमत नहीं है। हमारे कांग्रेस की अध्यक्षा और अध्यक्ष को बार बार जिन शब्दों से बुलाया जाता है, ऐसी शुरुआत कहाँ हुई थी? प्रधानमंत्री ने ये सिखाया है कि हम अपने पहले वाले प्रधानमंत्रियों को गालियां दे सकते हैं, उनके बारे में अलग अलग भ्रांतियां फैला सकते हैं। तो ये स्तर की बात करिए। आप ये मत बोलिए कि कांग्रेस क्यों कूद रही है, उछल रही है। आप खुद देखते हैं, आप इतने विद्वान व्यक्ति हैं, क्या आपने नहीं देखा कि भाषा का स्तर, चर्चाओं का स्तर गिरा है? केवल आपकी ही बात नहीं कर रही हूँ, आप तो बहुत अच्छा बोलते हैं और आपके चैनल पे सबको बोलने की एक तो इजाजत भी रहती है और पूरी फ्रीडम रहती है, लेकिन बाकी चैनल्स तो हमने देखे हैं किस तरह से बात करते हैं। तो कांग्रेस उछल रही है या खुश हो रही है, ये बात करने की बात नहीं है। आज वो बात है जो हमारे देश का मुद्दा था, जिसके कारण हम अच्छे जाने जाते थे, और आज हम इतने तुच्छ कहे जा रहे हैं। जो हेकड़ी दिखाना, कभी भी कोई परिपक्वता होती है वो हेकड़ी नहीं दिखाती। हमारे देश का पूरा जो एक तरह से अभी लोगों के सामने इंप्रेशन जाता है, इमेज जाती, अपरिपक्व, तुच्छ, हेकड़ीबाज, क्या बात है ये? हम दूसरों अनुमा जी का पर कहना है कि 8 साल में जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया गया है, जो तौर तरीका अपनाया गया है, ये उसका नतीजा है।
आपने जिस हल्के स्तर पर चीज़ों को ले गए, अब आपको उसका सामना करना पड़ रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार से हास्यास्पद स्थिति देश की बन रही है, उसको लेकर कांग्रेस की नाराजगी है, क्षुब्धता है, ये हनुमा जी का सीधे तौर पर कहना है। लेकिन मैं इस बात को थोड़ा और विस्तार से समझना चाहता हूँ। मेरे साथ में अतीकुर रहमान साहब हैं। अतीकुर रहमान साहब, बार बार सवाल सोशल मीडिया में ये उठ रहा है कि वस्तुतः नाराजगी इस्लामिक देशों की नुपुर शर्मा के बयान को लेकर है या नुपुर शर्मा के माध्यम से भारत में दखलंदाजी करने की मंशा है। ये बात इसलिए कही जा रही है कि नुपुर शर्मा ने जो कुछ कहा गया, इसके संदर्भ में बताया जाता है कि ये तो हदीस में भी लिखा हुआ है। इसके संदर्भ में जाकिर नायक साहब कई मंचों से बात बोलते हैं। तो नुपुर शर्मा ने ऐसा बोल क्या दिया जिसके कारण से लोगों को लगा कि पैगंबर साहब का बड़ा अपमान हो गया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी प्रतिक्रिया ऐसी है। आप जैसा विद्वान व्यक्ति हमारे साथ में है, थोड़ा इसमें तथ्यात्मक स्थिति आप स्पष्ट करेंगे कि नुपुर शर्मा के कहे में आपत्तिजनक क्या था, और जो ये दलील दी जा रही है कि तमाम इस्लामिक विद्वान पहले भी ये बात बताते रहे और किताबों में भी ऐसा लिखा है, कुरान के संदर्भ में भी, हदीस के संदर्भ में भी, थोड़ा इसमें तथ्यात्मक स्पष्टता आपके माध्यम से आए हमारे दर्शकों के लिए। जी डॉक्टर साहब, थोड़ा सा आपका सवाल पेचीदा है। मैं कोशिश करता हूं मेरी जो भी हैसियत है एज ए इस्लामिक रिसर्चर इस पर जवाब देने की। जी देखिए, हम लोगों को हमेशा जिन मुल्कों ने अभी ऑपोज किया है, जी इस बात को ऑब्जेक्शन किया है भारत सरकार को लेकर, हम लोगों को एज अ कम्युनिटी, एज अ मुस्लिम कम्युनिटी शिकायत रहती थी कि भाई बाबरी मस्जिद का मामला हो गया, सीए एंटी सीए का मामला हो गया, शाहीन बाग का मामला हो गया, बहुत सारे ऐसे मुसलमानों के साथ, इवन कश्मीर का मामला हो गया, बहुत सारी ऐसी चीजों में हमारे जो अरब मुमालिक हैं ये मुसलमानों का, हिंदुस्तान के मुसलमानों का साथ नहीं देते। जी तो मोटे तौर पे डॉक्टर साहब, हम लोगों को शिकायत रहती थी कि भाई ये इतने मजबूत होने के बावजूद भारत सरकार के ऊपर कोई ऐसी डिप्लोमेटिक बात नहीं करते हैं कि भाई इंडियन मुस्लिम के साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। जी इस बार ये अजीब बात होगी, और ये अजीब बात क्यों हो गई ये समझना बहुत जरूरी है डॉक्टर साहब। जी मैं ये समझ रहा हूं डॉक्टर साहब, एक छोटा सा 4 लाइनें हैं इसके मुतालिक जी कि बहुत बड़े बड़े देखिए शायर गुजरे हैं डॉक्टर साहब, आप भी जानते होंगे। अल्लामा इकबाल ने शिकवा लिखा, उसके बाद में उलमाओं ने जब अपोज किया तो उनको जवाब शिकवा लिखना पड़ा। लेकिन जो हमारे दानिश्वर है ये कहते हैं कि शिकवा में जो मजा है वो जवाब शिकवा में नहीं है। जी और बड़े बड़े शायरों ने बहुत कुछ लिखा है, खुदा को भी उन्होंने चैलेंज किया है, खुदा से भी क्वेश्चन किया है, सवाल किया है, लेकिन कभी प्रॉफिट मोहम्मद की जात पर उंगली नहीं उठाई है। इस मुतालिक 4 लाइनें हैं कि बा खुदा दीवाना बाज, लेकिन बा मोहम्मद होशियार। जी प्रॉफिट मोहम्मद की शान में अगर कुछ बका जाता है तो वो कतई तौर पे मुस्लिम समाज को बर्दाश्त नहीं हो जाता। अब मैं आता हूं मैं नुपुर शर्मा जी की बात को लेकर। जी सही कहा आपने कि जो कुरान में और हदीस में वाकया आए हैं उसको लेकर 6 साल और 9 साल का जो मामला आया है वो भी तथ्य है। जी लेकिन हिमांशु जी, ऑब्जेक्टिबल जो वर्ड है उसको आप नजरअंदाज कर रहे हैं, और वो है रेप। जी कि आपके प्रॉफिट मोहम्मद ने रेप किया, जी ये ऑब्जेक्शनेबल हो गया। और ये बहुत सारे अरब ममालिक में भी ये काबिले बर्दाश्त नहीं देखा गया। जी क्योंकि आप भी जानते हैं डॉक्टर साहब कि हमारा इतना बड़ा समाज है, ना सिर्फ हमारा हिंदू और मुस्लिम समाज भारत का, बल्कि पूरी दुनिया का समाज, जहां पर इन एज में 6 साल में, 9 साल में, 12 साल में, 13 साल में शादियां हुआ करती हैं, शादियां होती हैं। लेकिन मैं समझ रहा हूं, मैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि शादी हो जाती है लेकिन विदाई बहुत देर में होती है। तो क्या आप ये कहेंगे कि भाई शादी होकर रेप हो गया? जी सो दैट वाज ऑब्जेक्शनेबल। जी एक और इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारी इस बहस का, वो ये है डॉक्टर साहब, मैं एज अ रिसर्चर ऑन इस्लामिक स्टडीज, मैंने इस तरह की बहसों को कभी भी कोई पाबंदी की नजर से नहीं देखा, बल्कि मैं और मेरे जैसे जो रिसर्चर हैं, डॉक्टर रफीक जकरिया ने, सलमान रश्दी ने सैटेनिक वर्सेस लिखी थी, भारत सरकार ने उसको बैन किया था, डॉक्टर रफीक जकरिया ने उस बैन की मुखालफत की थी।
जी जो मुसलमान भारत के अपोज कर रहे थे उनकी मुखालफत की थी, जी जो राइट्स उससे रिलेटेड हुए थे उसकी मुखालफत की थी, जी और उसके जवाब में एक किताब लिखी थी मोहम्मद एंड कुरान, द रिप्लाई टू द सैटेनिक वर्शिप। जी उसमें उन्होंने कहा था कि इट शुड बी अ वर्ड, अगर एक वर्ड कहा गया है प्रॉफिट की शान के खिलाफ तो आप थ्रू अ वर्ड उसका रिप्लाई करें। इफ पोएम इज देयर, थ्रू अ पोएम उसका रिप्लाई करें। जी मैंने नुपुर शर्मा के साथ में बहुत अच्छी बहस की दूरदर्शन चैनल पर, डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी बहस हुई। मैंने नुपुर शर्मा को इस किताब का हवाला दिया। नुपुर शर्मा ने मुझसे कहा कि मेरे सामने स्क्रीन नहीं है। मोहम्मद एंड कुरान का नाम उन्होंने नोट डाउन किया, ऑथर का नाम नोट डाउन किया, और उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं ये किताब लिखूंगी। वो जी। मुझसे ये चाहती थी कि मैं उनको समझाऊं कि वो गलत कहाँ हैं। जी किसी सीनियर क्लरिक से वो बातचीत करना चाहती थी। मैंने उनको आश्वासन दिया आज नहीं तो कल किसी सीनियर क्लरिक से भी आपकी मुलाकात हो जाएगी। फिलहाल आपने जो कुछ भी कहा है उसका रिप्लाई आपको इस किताब में मोहम्मद एंड कुरान में मिल जाएगा। बड़ी अच्छी तरह से वो बहस हुई, उन्होंने एक्सेप्ट किया इसको। तो देखिए डॉक्टर साहब, हम तो चाहते हैं प्रॉफेट मोहम्मद की शान में आज नहीं हमेशा से इस तरह की गुस्ताखियां होती रही हैं, प्रॉफिट के जमाने में होती रही है। प्रॉफिट मोहम्मद को जिस लेडी ने जहर दिया था उसको आपने माफ किया था। प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर रोजाना जो लेडी कचरा फेंका करती थी उसको आपने माफी दे दी थी। तो हम आप कौन होते हैं प्रॉफिट मोहम्मद की शान में गुस्ताखी करने वालों अरे का? मेरे दो सवाल हैं अतिकुर रहमान साहब आपसे। आपका मानना है कि पैगंबर मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी मुस्लिम समाज बर्दाश्त नहीं करता है। इस देश का 1000 साल के इतिहास में इस देश के सनातन धर्मी लोग, हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के साथ में जिस प्रकार से उनके आराध्य के संदर्भ में, उनके देवताओं के संदर्भ में, उनके भगवानों के संदर्भ में जुल्म हुए, ज्यादती हुए, उसको लेकर भी क्या इसी प्रकार की भावना मुस्लिम समाज रखता है कि हमारे पूर्वजों ने ठीक नहीं किया? जो आक्रांता इस देश में आए और उन्होंने मंदिरों को तोड़ा और उन पर मस्जिदें बनवाईं, ऐतिहासिक तथ्य है। क्या इसके संदर्भ में भी उतनी पीड़ा, उतनी नाराजगी रहती है? एक सवाल ये है। दूसरा, आपसे जानना ये चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में जिस प्रकार से भारत के बहिष्कार की बात इस्लामिक मुल्कों के स्तर पर की जा रही है, भारतीय उत्पादों के बहिष्कार की बात की जा रही है, भारतीय माल को मार्केट से हटाया जा रहा है, लोगों को नौकरियों से निकालने की कोशिश की जा रही है, इसके संदर्भ में क्या भारत के मुसलमान कोई नज़रिया रखते हैं? कैसे जायज़ मानते हैं? एक राजनीतिक दल के प्रवक्ता की कही गई बात क्या इस देश के प्रधानमंत्री की बात हो गई? क्या इस देश के प्रधानमंत्री ने उसको पुष्टि कर दी? थोड़ा इन दोनों विषयों के संदर्भ में आपकी टिप्पणी। फिर मैं गणेश कर जी के पास चलूँगा जो काफ़ी देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं शिकागो से। सकता हूँ मेरी जो भी हैसियत है उस मुतालिक। जी देखिए, हिंदू समाज के साथ में जो कुछ भी गुस्ताखियां हुई हैं, लॉर्ड राम के बारे में जो कुछ भी कहा गया, जो अयोध्या का पूरा के पूरा मूवमेंट चला, जी। उसके अंदर अगर आपका इशारा एमएफ हुसैन की तरफ है, जी। उन्होंने जो कुछ भी पेंटिंग्स बनाई अगेंस्ट जो धारणाओं को प्रभावित किया लोगों की, जी इस मुतालिक हिंदू समाज ने, मैं समझ रहा हूं डॉक्टर साहब, कभी भी एक सोचा समझा एक रिस्पांस नहीं बना पाए वो कि भाई हमारे ये जितने भी पूजनीय शख्सियत हैं, जी। इनके खिलाफ अगर आप कुछ कहते हैं तो हम किस आक्रोश का प्रदर्शन कर सकते हैं। जी तो ये जो लेट रिस्पांस आया हिंदू समाज की तरफ से, इसमें बाबर और औरंगजेब और बहुत सारे आक्रांताओं की तरफ भी मेरा इशारा सेम जी। उसमें रहेगा कि उस वक्त के हिंदू समाज ने कितना प्रोटेस्ट किया, क्यों नहीं किया। जी इसमें अल बैरूनी अपनी किताब में लिखते हैं डॉक्टर साहब जी कि क्योंकि आक्रांताओं ने, मुस्लिम आक्रांताओं ने क्यों हिम्मत की भारत पे हमला करने की? इस वजह से कि भारत का पूरा हमारा समाज वर्ण सिस्टम में बांटा गया था। जी ब्राह्मण टॉप पे थे, क्षत्रियों को सिर्फ हथियार उठाने का इख्तियार था, बाकी तो रौंदे जाते थे। जब उन्होंने देखा कि हथियार उठाने वाला तो कोई है ही नहीं भारत में, जी। तो उन्होंने हिम्मत की और हमारे मंदिरों पे हमला किया। ये मेरी समझ है, मेरी रीडिंग है, मैं किसी को आघात नहीं पहुंचाना चाहता हूं अपने वक्तव्य से।
दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, डॉक्टर साहब आपने मुझसे पूछा कि क्या एक फ्रिंज एलिमेंट का जैसे कि बीजेपी ने कहा, बहुत सारे लोग उस पर एग्री नहीं कर रहे हैं, क्या ये पूरे के पूरे अरब देशों के लिए क्या ये मुमकिन है? क्या ये अच्छी बात है कि वो पूरा के पूरे भारत देश के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करें, हमारे एम्प्लॉइज को निकालें? मैं इस पूरी की पूरी सोच के खिलाफ हूं। बसाते खुद मैंने जैसा कहा कि प्रॉफेट मोहम्मद के ऊपर किसी भी तरह का हमला एज अ रिसर्चर मैं इनवाइट करता हूं, क्योंकि इसका रिस्पॉन्स देने का अगर मौका मिले तो सही बात सामने आएगी कि प्रॉफेट मोहम्मद के खिलाफ कोई वक्तव्य ब्लास्फेमी नहीं है। कुरान में अल्लाह ताला ब्लास्फेमी सिर्फ अपने मुतालिक इस्तेमाल करता है, जब अल्लाह की जात के साथ में किसी और जात को जोड़ा जाए, दैट इज ब्लास्फेमी। अदरवाइज प्रॉफेट मोहम्मद के साथ में अगर कोई गुस्ताखी हुई है, उसका सही जवाब देना मैं अपना कर्तव्य, अपना रहमान साहब हमेशा तार्किक बात करते हैं। उन्होंने जो बात कही है वो चिंतामणि जी के लिए विचार का विषय होना चाहिए, वीरेंद्र पांडे जी के लिए भी होना चाहिए कि जिस समय पर ये मंदिर तोड़े गए थे उस समय पर यहाँ बैठा हुआ हिंदू समाज जो अपने पुरुषार्थ के इतने गीत लिखा हुआ है वो क्या कर रहा था, विचार का विषय होना चाहिए। लेकिन मैं गणेशकर जी आपसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया के लिए जानना चाहता हूँ। इस देश में एक वातावरण ये बना 8 साल के दौरान, और ये सत्तारूढ़ दल के द्वारा बताया गया कि 2014 से पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की ना तो कोई छवि थी, ना भारत का कोई सम्मान था, ना भारत का कोई स्थान था। लेकिन अब लोग हिंदुस्तान के संदर्भ में सम्मान के साथ, भय के साथ बात करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत की ताकत क्या है। पर यह भरोसा इस समय खतरे में है, क्योंकि 28-30 लाख की आबादी वाले देश हमको डिक्टेट करने की कोशिश कर रहे हैं और हम उनकी बातों को मानने के लिए कहीं ना कहीं बाध्य भी हो रहे हैं। तो आप एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का प्रतिनिधित्व इस कार्यक्रम में कर रहे हैं, आपसे समझना चाहता हूं वस्तु स्थिति क्या है। जी हिमांशु जी, मैं भारत का रेपुटेशन पहले भी अच्छा था। भारत एक बहुत ही पावरफुल कंट्री पहले भी माना जाता था और आज भी माना जाता है, और ये एक व्यक्तिगत स्टेटमेंट था। इट वाज नॉट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और जो भी हमारे राजदूत हैं, उसके बाद एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री से भी जो स्टेटमेंट आया था कि ये जो है व्यक्तिगत एक पार्टी का नेशनल प्रवक्ता का स्टेटमेंट था, इसमें भारत का रेपुटेशन और इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के बेस पे अगर आप ये कोई कंट्री ये भारत का रेपुटेशन को खराब करना चाहता है तो ये बहुत ही खराब चीज़ है। और दूसरी बात है कि हम लोग ये बोलते हैं कि छोटा सा कंट्री है मिडिल ईस्ट। देखिए कंट्री कोई छोटा नहीं होता। आप अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमको सारे कंट्री के साथ अच्छे रिलेशन रखना है, चाहे कंट्री छोटा हो बड़ा हो। अगर हम आज यूएई का बात करें तो सिर्फ मिडिल ईस्ट में 75 लाख भारतीय रहते हैं वहाँ पर, और अगर सिर्फ मैं यूएई का बात करूं तो 80 बिलियन का ट्रेड होता है, और टोटल मिडिल ईस्ट में देखा जाए तो 200 बिलियन डॉलर से ज्यादा का ट्रेड होता है। तो एक बहुत अच्छा एक रिलेशन है हमारा मिडिल ईस्ट कंट्री के साथ। और इस टाइप का जो स्टेटमेंट आता है, अगर कोई भी धर्म से रिलेटेड, किसी भी धर्म, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, अगर किसी के अगेंस्ट भी कुछ भी स्टेटमेंट आता है तो कोई भी कंट्री उसके अगेंस्ट में रिएक्ट कर सकता है। और रिएक्ट करने के बहुत सारे जरिया होते हैं, जैसे कि आपने एम्बेसडर को बुलाया, भारत राजदूत को अगर आप बुला कोई कंसर्न रेज करते हो तो उसमें देयर इज नथिंग रॉन्ग। बट हाँ, बायकॉट करना और इंडियन कम्युनिटी को जॉब से निकालना, दोज थिंग इज नॉट गुड। वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और बाकी हम लोग को यही सोचना है कि क्योंकि जो एनआरआईज कम्युनिटी है दे आर वेरी की कंट्रीब्यूटर फॉर इंडियन इकोनॉमी, और अभी जैसे कि इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इस टाइम पे किसी भी कंट्री से आर्गुमेंट करना, अब जैसे हम लोग बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन में 57 जो कंट्रीज हैं उन्होंने निर्णय लिया कि ये गलत है, इसको ठीक है। देखिए हम ये जानते हैं कि कुछ कंट्री ऐसे हैं जो कि इंडिया का रेपुटेशन वर्ल्ड लेवल पे खराब कर रहे हैं, एंड दिस इज द अपॉर्चुनिटी फॉर देम। अगर आप रूलिंग पार्टी का कोई नेशनल प्रवक्ता इस टाइप का अगर स्टेटमेंट देता है तो कोई भी कंट्री इसको अपॉर्चुनिटी द्वारा यूज करके इंडिया के ऊपर में डिप्लोमेटिक प्रेशर बना सकता है। दैट इज व्हाट हैपेंड हियर। तो इसलिए हमको यही देखना है कि जो अभी जो डिसीजन लिया गया, जैसे कि बैन किया गया, उनको पार्टी से निकाला गया, दिस इज ऑल द बीजेपी इंटरनल डिसीजन। बट भारत सरकार का इसमें पर मैं गणेश जी आपसे ये समझना चाहता हूँ, क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा को ही भारत मान लिया गया है?
भारतीय जनता पार्टी इस देश का एक राजनीतिक दल है। उसकी तमाम प्रवक्ताओं में से एक अनुपूर शर्मा है। उसने कुछ कहा, ऐसा मान लिया गया जैसे देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ने कोई बयान दे दिया। तो आपसे समझना चाहता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान इस कदर बना ले गई है कि भाजपा के एक अदद प्रवक्ता की कही गई बात पूरे देश की बात के तौर पर मान्य हो गई है? थोड़ा इस पर भी तो दृष्टि दीजिए। जी जी, ये चीज आप सही प्रश्न पूछे हिमांशु जी। डेफिनेटली नहीं, क्योंकि कोई व्यक्तिगत निर्णय से भारत के रेपुटेशन और भारत का स्टेटमेंट और देश का स्टेटमेंट नहीं माना जा सकता है। और दूसरी बात है कि देखिए, अगर हम लोग ये बोलते हैं 8 साल में मोदी जी के बहुत सारे भारत के बाहर में दौरा हुआ है, और ये सारे जो पर्सनल रिलेशनशिप जो है एक भारत सरकार का और बाकी कंट्री के साथ बहुत अच्छा संबंध बने हैं। और उस संबंध के अगर संबंध बनाने के अगर हम लोग इकोनॉमी डेवलपमेंट का बात करते हैं, हम लोग इन्वेस्टमेंट का बात करते हैं, मेक इन इंडिया का बात करते हैं, तो ये सारे चीजें जो आपकी एक पार्टी के नेशनल प्रवक्ता से अगर कोई स्टेटमेंट इस टाइप का आता है, तो डेफिनेटली कोई भी मोदी जी को फोन करके बोल सकते हैं, मोदी जी आप क्या बात कर रहे हैं, आपके वहां पर हमारे धर्म के लिए रिस्पेक्ट नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है आपके रिलेशन, कोई भी एक एनआरआई भी किसी को भी कोई भी मिनिस्टर या फिर एम्बेसडर में बात करके, इवन तो मुस्लिम संगठन जो यहाँ पर है, दे कैन रेज द वॉइस, बिकॉज जब भी कोई धर्म से रिलेटेड बात होता है तो कहीं पर भी कोई भी उस विषय में किसी भी राजदूत से या फिर भारत के किसी भी डिप्लोमेट किसी भी व्यक्ति से बात करते हैं। लेकिन मैं इसको वापस चिंतामणि जी के पास ले जाना चाहता हूँ। चिंतामणि जी, आपकी दमदारी पर सवाल खड़े हो गए। आप बताते रहे हम लोगों को कि देखो दम इसे कहते हैं, और हम उस दम को खोज रहे हैं। कहाँ गई वो दमदारी, कहाँ गई वो खुददारी, क्यों आ गई ऐसी लाचारी? कुछ उत्तर तो दीजिए ना चिंतामणि जी। खोज पा रहे आप इन सवालों के उत्तर? बहुत सारे जवाब जो है वो भविष्य दे देगा। अभी सारे जवाब आज ही देना जरूरी है, लेकिन मैं कुछ हमारी बहन जो है क्या शर्मा जी, उनको जरूर अनुमा आचार्य जी हैं, उनका नाम विंग कमांडर रही हैं, पुरानी फौजी हैं। अब जो है वो इस तरह के लूज लैंग्वेज बहुत आ गई है चर्चा में, और राजनीति का स्तर गिरा है। मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूं, उनके नेता है राहुल गांधी जी, वो प्रधानमंत्री को तू तड़ाक से बात करते हैं। उनके नेता जो है कि वो प्रधानमंत्री को जो है नीच कहते हैं, और न केवल ये मनमोहन सिंह जी के खिलाफ भी उन्होंने मनमोहन सिंह को तो इससे भी बढ़ के, वचन से भी बढ़ करके एक्शन से अपमान किया कि उन्होंने पूरी मंत्रिपरिषद ने जो निर्णय लिया उसको उन्होंने सभा में फाड़ दिया। क्या ये डिसेंट बिहेवियर है? क्या उन नेता के उनके होकर के और आप जो है आज पूरे उसको भाजपा को दोषी ठहरा रहे हैं कि अगर भाषा का स्तर बिगड़ा है तो कांग्रेस तो किसी लायक नहीं है, आपकी इस बात को मान लेते हैं। कांग्रेस तो कुल मिला के 52-55 सीटों पर सिमटी हुई है, वो भी मान लेते हैं। अभी बात आपके संदर्भ में हो रही है। कांग्रेस को कोसते कोसते आप 303 सीटों तक पहुंच गए। देश को आपने बताया कि देखिए अब अंतर्राष्ट्रीय पटल पर किसी की हिम्मत नहीं है भारत को आग दिखा जाए, और हम अचंभित हैं। अरे अमेरिका आग दिखाता बात समझ में आती, रशिया दिखाता समझ में आती, चीन दिखाता समझ में आती। जिन लोगों की जातियों के खिलाफ आप लड़ने की, जूझने की और खोया हुआ सम्मान वापस दिलाने की बात कर रहे थे, वो खुलेआम हमको हड़का रहे हैं चिंतामणि जी, और आप उसके बाद में कांग्रेस से सवाल कर रहे हैं। सवालों के घेरे में आप हैं, सवालों के दायरे में आप हैं। आपके कदम को लेकर आपकी पार्टी के लोग खोज रहे हैं कि इसके उत्तर क्या दें। चिंतामणि जी खोज पाए नुपुर शर्मा का गुनाह क्या? नुपुर शर्मा के साथ खड़ा कौन? आप भी नहीं खड़े हैं तो कौन खड़ा होगा? उसी पर मैं आ रहा हूँ। नुपुर शर्मा के साथ पूरी पार्टी खड़ी है। जो निर्णय हुआ, बहुत सारी चीजें भविष्य में के गर्त में है, वो आएगा जो भी होगा। दूसरा ये है कि मैं अतीकुर रहमान साहब से ये कहना चाहूंगा कि क्या मोहम्मद साहब का चरित्र इतना कमजोर है कि उस पर चर्चा भी नहीं की जा सकती? क्यों इतना कमजोर चरित्र है? मैंने कहा कि ये चारवाकों का देश है, जहां वेदों को पागलों का प्रलाप कहा है, जहां ईश्वर के खिलाफ अनेक तरह की बातें कही, और उन्होंने इस देश में किसी की हत्या नहीं की, किसी की गर्दन नहीं काटी, उन्हें ऋषि कहा है इस देश में। आप उस देश में रहते हैं, और ये ब्लास्फेमी चलती होगी पाकिस्तान में, और वहां यहाँ नहीं, यहाँ तो हमेशा हमारा पूरा दर्शन तार्किक डिबेट पर टिका हुआ है। हमारा पूरा विकास तर्क और उसके काटने पर ही, जितना भी हमारा जो ज्ञान है, यहाँ का ज्ञान विज्ञान है, वो एक बात कहने और उसके काटने पर टिका हुआ है। तो फिर जाके चिंतामणि जी, इतना गौरवशाली इतिहास हमारे देश का है, हम तो तर्क पर बात करने वाले लोग हैं,
तो फिर आपसे सवाल है, नुपुर शर्मा ने जो बोला उस पर बहस होने के स्थान पे उन्हें पार्टी ने बाहर का रास्ता क्यों दिखा दिया? दोनों बात में विरोधाभास है। आप बता रहे हैं कि इस देश का इतिहास क्या रहा है, हमारे देश की संस्कृति क्या रही है, चारवाक की बात को भी सुनने के लिए हमारा देश तैयार रहा है। उस देश ने, नुपुर शर्मा ने एक डिबेट में 4 शब्द क्या निकाल दिए, आपने निकाल बाहर किया 6 साल के लिए, वो भी। क्या बोलते हैं आप? ये अगर असहिष्णुता है तो ये जो पैन इस्लामिज्म है, जो किसी भी बात को कोई इसमें तो इतनी बड़ी बात थी नहीं कि इतने सारे देश बोलेंगे, इतने सारे देश उसमें, और जो मुस्लिम संगठन है सभी देशों का OIC वो इसमें बोलेगा। भाई इतना बड़ा विषय क्यों हुआ, जबकि इसी बात को जाकिर नाइक 1000 बार कह चुके हैं, तमाम बार मुस्लिम विद्वान कह चुके हैं, खुद अतीकुर रहमान ने इनकार नहीं किया इससे कि हाँ ऐसा है। तो भाई चिंतामणि जी, वो तो बात सारी ठीक है, इतने मुल्क के लोग खड़े हो गए, तो यही तो पूछ रहा हूँ, हमारी दमदार सरकार का क्या हुआ? हमारी दमदार सरकार ने एक देश की नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल, मेरी बात को थोड़ा गंभीरता से लीजिएगा चिंतामणि जी, आप ये बताते हैं, आपकी पार्टी के तमाम जिम्मेदार नेता बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब केवल इस भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक दल नहीं है, अपने करोड़ों समर्पित कार्यकर्ताओं के बलबूते पर अब भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। उस दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल की जिम्मेदार प्रवक्ता के संदर्भ में इस देश की सरकार लिख रही है फ्रिंज एलिमेंट, यानी ऐरे गहरे लोगों की बात पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप कितना अपमानित महसूस कर रहे हैं अपने दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के संदर्भ में ऐरा गहरा शब्द इस्तेमाल किए जाने को लेकर। चिंतामणि जी, केवल इतना सवाल है मेरा, आपका खुददारी, आपका आत्मसम्मान, आपका स्वाभिमान कितना आहत हुआ है इस स्टेटमेंट को देखकर? हिमांशु जी, हम राजनीतिज्ञ हैं, पत्रकार नहीं है जी, और राजनीतिज्ञ हैं तो हमको भविष्य की भी बहुत सारी चीजें चिंता करनी पड़ती है, वर्तमान की भी चिंता करनी पड़ती है, और केवल एक विषय को लेकर के वह यहाँ कभी कोई उसका प्रश्न नहीं होता। राजनीति में निर्णय देखे जाते हैं, शब्द नहीं देखे जाते हैं। राजनीति में एक्शन देखी जाती है और क्या कहा जाता है वो नहीं देखा जाता। आप पत्रकार हैं और मैं राजनीतिज्ञ हूँ, तो मैं राजनीतिक की तरह बात करूंगा। जो ये निर्णय हुआ है पार्टी ने अपने फोरम पे लिया, सैद्धांतिक रूप से सही है, क्योंकि हम सभी धर्मों का आदर करते हैं और किसी धर्म के व्यक्ति को अगर थोड़ा सा भी हमारे शब्दों से एक वो ऐसा असहज लगता है, थोड़ा अपमान लगता है, तो हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे। और हमारी पार्टी ने कभी भी इन बातों को प्रश्रय नहीं दिया है और इन बातों को प्रश्रय नहीं दिया है। लेकिन मैं वीरेंद्र पांडे जी थोड़ा विस्तार लेना चाहता हूं। क्या आपको लगता है कि इस्लामिक देशों की ये प्रतिक्रिया दरअसल नुपुर शर्मा के बयान के संदर्भ में नहीं है? पिछले कुछ समय से हर मस्जिद को खोदकर मंदिर निकालने की जो कोशिश चल रही थी, उसे एक मौके के तौर पर इस्तेमाल किया इन इस्लामिक देशों ने और कुल मिलाकर उस मुहिम को आघात पहुंचा है। पिछले एक हफ्ते से ज्ञानवापी मस्जिद और वहां पर मिले शिवलिंग को लेकर कोई बात नहीं हो रही है। विषय बदल गया, वो कोशिशें बदल गईं। क्या आप मानते हैं कि दरअसल नुपुर शर्मा के प्रकरण को तवज्जो देकर ये 57 इस्लामिक देशों के संगठन दरअसल उस मुहिम को निस्तनाबूद कर दिए हैं जो इस देश में एक माहौल बन रहा था? देखिए, कुछ बातें मैं आपको चर्चा में जो मुझे समझ में आई वो बात कहना चाहता हूँ कि जो बात नुपुर शर्मा ने कही, पहले इस्लामिक विद्वानों ने उस बात को कहा है जी, तो उसको अन्यथा नहीं लिया गया, इसको अन्यथा लिया गया। तो हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी बात कही गई है, शब्द सम्हारे बोलिए, शब्दन के हाथ न पाँव जी, शब्दन से हाथी मिले, शब्दन से हाथी पाँव जी। अगर आप किसी आदमी को कहें कि तुम्हारी इतनी उम्र रहेगी कि तुम्हारे सामने सारी पीढ़ियां मर जाएंगी और तुम जिंदा रहोगे जी, या आप ये कहें कि आप नाती पोते और सबको देखेंगे जी, बातें दोनों एक ही है जी, लेकिन कहने का तरीका अलग अलग है। तो किसी भी प्रकार के, जैसा उन्होंने अतीकुर रहमान ने कहा कि भाई विमर्श हमारे यहाँ हमेशा रहा है, जो चिंतामणि जी ने भी कहा कि हमने एक भिन्न विचार रखने वाले चारवाक को, जो आम भारत का विचार था, उससे एकदम अलग बात कही, उसके बाद भी उसको हमने ऋषि का दर्जा किया। उसने एक नए प्रकार का विचार दिया जी, एक ऋषि का दर्जा दिया उन्होंने, यद्यपि उसकी बात से सहमत नहीं थे जी। तो इसलिए हमारे यहाँ विचार विमर्श, वाद विवाद की परंपरा थी। हम कहते भी थे वादे वादे जाए थे तत्व बोधा जी, मतलब
विचार विमर्श से सब निकलता है। आपने जो दूसरी बात कही, क्या ये इस्लामिक देश 57 देश जो हैं, इन देशों ने ये जो भारत में चल रहा है मंदिर मस्जिद वाला मामला, उसको हटाने के लिए सब कुछ किया? मुझे लगता है थोड़ी बहुत ऐसी कुछ देशों की बात है जो हमसे बैर रखते हैं, जिसमें पाकिस्तान है, तुर्की है, ये भारत से थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखते हैं और भारत से थोड़ा इनका दुराव है। तो हो सकता है वो इस दिशा में सोच भी रहे हों, लेकिन सवाल ये है कि केवल बाहर वाले ऐसा महसूस नहीं कर रहे, हम जैसे लोग भी महसूस करते हैं कि जो हिंदू धर्म है, जिसको हम सनातन धर्म कहते हैं, सनातन धर्म में बाकी धर्मों से, मैं ये कहता हूँ कि इस्लाम या क्रिश्चियन, ये जो है संहिताबद्ध धर्म है, इनके लिए कुछ बातों का होना बहुत आवश्यक है। एक, उनका कोई ना कोई पैगंबर होगा, उनकी कोई पवित्र किताब होगी, उनका कोई एक पूजा स्थल होगा, उनका एक दिन निश्चित होगा। तो इसके कारण ये धर्म इससे बाहर नहीं निकल पाते, जबकि भारत में जो सनातन धर्म है वो एकदम अलग बात है, वो विचारों को आमंत्रित करता है। वो ये कहते हैं कि हमारा ही रास्ता सही है, ये कहते हैं कि आपका भी रास्ता सही है, हमारा भी रास्ता सही, पहुंचना वहीं पर है। ये जो विचारों का फर्क है, हम जो इस समय कर रहे हैं भारत में, वो हम उनकी तरह बनना चाहते हैं। हम उनको अपनी तरह नहीं बना पा रहे हैं, वो उनकी तरह हम बनना चाहते हैं। इसलिए ये जो विरोधाभास पैदा हो रहा है, इसमें से ये इस प्रकार के कहना चाहिए कि संघर्ष पैदा होंगे। ये दिखाई पड़ रहा है, कुछ इसका फायदा भी उठा रहे हैं। अब आप देखिए, यूएई हमारा मतलब यूएई जो है हमारा तीसरे नंबर का व्यापार साझेदार है। सबसे पहले अमेरिका, दूसरे नंबर में चीन और तीसरे नंबर में यूएई है। अभी कोई 2 महीना पहले हमने उनसे द्विपक्षीय व्यापार समझौता किया है। और ये बात ठीक है कि अनेक वर्षों के बाद मोदी के कार्यकाल में कुछ देशों में, इस्लामिक देशों में, चाहे यूएई भी है, उसमें मंदिर बनाने की अनुमति पहली बार मिली है। जबकि भारत में इस प्रकार का किसी भी धर्म का कोई धर्म स्थल बन जाए, कभी कोई मना नहीं करता, कोई उसके खिलाफत नहीं करता। लेकिन हम अब क्या करने लगे हैं, हम वही करने लगे हैं जो वो कर रहे हैं। तो गड़बड़ियां पैदा हो रही हैं, और वो उनको बाहर के देशों को लगता है, नहीं, हमको भी ये लगने लगा है कि हम इस देश में जिस रास्ते पर इस देश को लेकर जा रहे हैं, वो भारत का रास्ता नहीं है। वो भारत का रास्ता नहीं है। लेकिन मैं अनुमा आचार्य जी, अब वर्तमान को ना लेते हुए भविष्य को लेकर बात करना चाहता हूँ। क्या आपको लगता है कि ये घटनाक्रम भारत के संदर्भ में भविष्य में एक नई राजनीति को जन्म देगा? जिस रास्ते पर हम जा रहे थे उसमें कुछ ना कुछ विचलन पैदा होगा। इसने कहीं ना कहीं देश के सत्तारूढ़ दल को डिफेंसिव किया है, कहीं ना कहीं उन्हें रीथिंक करने के लिए, पुनर्विचार करने के लिए बाध्य किया है। आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम प्रवक्ताओं के संदर्भ में दिशा निर्देश जारी किए हैं, क्या आपको लगता है देश की आबो हवा कुछ बदलेगी? हिमांशु जी, आपके सवाल का जवाब दूंगी, लेकिन आपका ध्यान थोड़ा आकर्षित करना चाहूंगी कि आपने जब हमारे एनआरआई दोस्त से बात करी थी, तो ये कहा कि बीजेपी अपनी पहचान इतनी बना ले गई कि उसी को देश समझ लिया। ऐसा नहीं है, घड़ा भर गया था। रोज हर रोज एक अलग अलग कहानी। कभी आप 80-20 की बात करते हैं, कभी आप शमशान कब्रिस्तान करते हैं, कभी आप कपड़ों के रंग से पहचानते हैं, कभी आप हिजाब करते हैं, हलाल करते हैं, फिर आप बुलडोजर शुरुआत में तो उसी एक तबके के ऊपर चला देते हैं। तो आप क्या समझते हैं, बाहर के देश देखते नहीं है? अल जजीरा जैसी रिपोर्टिंग कोई करता है? सब देखते हैं बाहर। तो मेरा यह कहना है कि कोई भारत की पहचान भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, उसने तो सिर्फ हमें शर्मिंदा किया है। और एक चीज और है कि सरकार ने, पहली बार मैंने देखा कि सरकार के दस्तावेजों में, इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, फौजी हूं देश की, मेरे लिए जब अशोक चिन्ह होता है उस पर लिखकर अगर हम झूठ बोल दें तो उसको हम क्या मानेंगे? सर्टेन इंडिविजुअल्स लिख दें, उसको क्या मानेंगे? वो बात भी देखिए। और जब हमको वही देश सर्वोच्च नागरिक सम्मान देते हैं तो हम तो बड़े ऐंठ के चले जाते हैं लेने के लिए, और आज वो हमको दूसरी बात बता रहे तो हमें प्रॉब्लम है। अब ऐसा तो नहीं है कि भारत कोई एकल एंटाइटी है, हम एक विश्व में रहते हैं, सभी देशों के साथ हमारे अलग अलग तरह के आचार व्यवहार हैं, आदान प्रदान है, किसी के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट का है, कहीं सामरिक आयुध आते हैं हमारे, कहीं से हम सांस्कृतिक चर्चाएं करते हैं, कहीं से हम स्पिरिचुअलिज्म को भी शेयर करते हैं। तो अकेले तो हम हैं नहीं। हम कहते थे वसुधैव कुटुंबकम, और आज हमें इतना लज्जित कर दिया। देखिए, एक बात जो अब आपने जो सवाल पूछा, सवाल ये था क्या बीजेपी इसे सोचेगी? जी नहीं,
क्योंकि अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने एक तो विरोधाभास किया। उन्होंने कहा, आपने जब पूछा कि नुपुर शर्मा को आपने छोड़ दिया, तो कहने लगे हम नुपुर शर्मा के साथ खड़े हैं। वाह जी, बहुत बढ़िया खड़े हैं कि आपने उनको निकाल दिया। जो उन्होंने एक और बात कही, और 2 बार उन्होंने भविष्य शब्द का इस्तेमाल किया। वो भविष्य शब्द ये था कि वो चुनाव जीतते हैं। वो बार-बार पूरे भारत को चुनाव की तरह ही तरफ ही झोंक रहे हैं। उनकी सारी बात में ये अहंकार कई बार दिखा। तो बीजेपी शायद अपनी इस मामले में, क्योंकि चुनाव तो इसी से जीतेगी ना, हिंदू मुस्लिम से ही जीतेगी, पर हाँ, हो सकता है कि उसकी इंटेंसिटी थोड़ी बहुत कम कर ले, क्योंकि बीजेपी के पास बेरोजगार तो मुद्दा है ही नहीं। बीजेपी के पास शिक्षा का अच्छा बना, भवन बनाने को शिक्षा संस्थान बनाना नहीं कहते। इनका प्रॉब्लम यही है, ये कंक्रीट की इमारतें, कंक्रीट की मूर्तियां, कंक्रीट की सड़कें बना देते हैं। इंसानियत से इनका कोई वास्ता नहीं है। और उसके जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, अच्छे शिक्षित बच्चे, अच्छे हॉस्पिटल बड़ा बना दिया, ना वहां पे स्टाफ होगा, ना वहां पे इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, कुछ नहीं। तो बीजेपी की समझ से बाहर है भारत के लोगों को कुछ देना। सिर्फ सत्ता चाहिए, और उसके लिए हिंदू मुस्लिम कर लीजिए। तो आपका ये कहना कि क्या कुछ होगा बैकफुट पे आने से, नहीं। ये जरूर कर देंगे कि आप सब पे लगाम लग जाएगी कि भाई इस तरह के जब भाषण हो तो वो बिल्कुल बाहर नहीं जाने चाहिए। एक तरह की, और जो एक तो अघोषित इमरजेंसी वैसे ही चल रही है, थोड़ी सी और लगा देंगे। थोड़ी और इमरजेंसी लग जाएगी। कुल मिलाकर भविष्य को लेकर बहुत उम्मीद जागती हुई अनुमा आचार्य जी को दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन मैं इस विषय को थोड़ा और विस्तार देने की कोशिश करता हूँ अतीकुर रहमान साहब के साथ में। अतीकुर रहमान साहब, द्वंद्व है क्या पैगंबर साहब के संदर्भ में? चिंतामणि जी का कहना है कि आप इतने ज़्यादा कट्टर होंगे कि पैगंबर साहब के संदर्भ में किसी विमर्श के लिए भी तैयार नहीं होंगे। हम तो हर मसले पर विमर्श के लिए तैयार रहते हैं। ये चिंतामणि जी का सवाल है। आप जैसा विद्वान साथ में है, क्या पैगंबर साहब का किया हुआ हर बात सही है, उनका किया हुआ हर कार्य सही है और इसके संदर्भ में कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए? आप इसके हिमायती हैं, या आपको लगता है बात होनी चाहिए पर थोड़े सम्मान के साथ होनी चाहिए, अपमान की भाषा में नहीं होनी चाहिए? आपकी टिप्पणी। जी डॉक्टर साहब, क्योंकि मेरा वास्ता ही रहा है, सलमान रश्दी की किताब से मेरा करियर शुरू हुआ है रिसर्च में जी। सलमान रश्दी ने जो किताब लिखी प्रॉफिट मोहम्मद के लिए, जो कुछ भी उसने कहा उसमें लिखा, तो वो एक सोची समझी साजिश हमेशा से जो वेस्ट और क्रिश्चियन कंट्रीज की रही है, प्रॉफिट और इस्लाम को ऊपर तहमत लगाना, उसको बदनाम करना, उसको किसी भी तरह से मुस्लिम एटीट्यूड बनाकर पेश करना, उन सबका जवाब देना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं एज ए रिसर्चर। जी। और कुरान की बहुत सारी आयतों को जो आमतौर पे ओरिएंटलिस्ट तोड़ा मरोड़ा करते हैं, आजकल हमारे चैनल्स के ऊपर कुछ लोग तोड़ा मरोड़ा करते हैं, उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट को कोट करते हैं। अगर आपको याद होगा डॉक्टर साहब, जरूर याद होना चाहिए आपको, वाजपेयी जी की गवर्नमेंट में अरुण शूरी नाम के एक बड़े अच्छे मिनिस्टर थे, टेक्सटाइल मिनिस्टर। अरुण शूरी हमेशा से कुरान के ऊपर इस तरह की ओरिएंटलिस्ट थिंकिंग को पेपर्स में लिखा करते थे, प्रॉफिट मोहम्मद की छवि को जो ओरिएंटलिस्ट प्रोपेगेंडा है उसके तहत। और डॉक्टर जकरिया अगले संडे उसका जवाब दिया करते थे, तमाम न्यूज़पेपर्स में उनकी ये बातचीत चलती रहती थी और दोनों आपस में बड़े अच्छी तरह से इन चीजों को रखते थे। हाउ द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम हैज बीन मलाइंड बाय द वेस्टर्न थिंकर्स, वेस्टर्न थॉट एंड द ओरिएंटलिस्ट। कुरान के अंदर कहीं भी कोई ऐसी चीज नहीं है, हदीस में कोई ऐसी चीज नहीं है जहां पर आप पिन पॉइंट कर सके कि प्रॉफिट मोहम्मद ने एज अ प्रॉफिट ऑफ इस्लाम कोई गलती की हो। तो मैं अतीकुर रहमान साहब आपसे समझना चाहूँगा, जो इस पूरे झगड़े की बुनियाद है, आप जैसा विद्वान इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ है, बार बार ये बहस कई टीवी चैनल पे मैं भी उसका हिस्सा रहा हूँ, जिसमें जिक्र आता है कि 53 साल की उम्र थी मोहम्मद साहब की जब उन्होंने 6 साल की उम्र की बच्ची के साथ विवाह किया। ये बात कही जाती है। 9 साल की उम्र में उसको घर से गौना कहें या जो भी शब्द आप इस्तेमाल करें वो किया गया। इसकी तथ्यात्मक सच्चाई और इसकी तार्किकता को लेकर आपका नज़रिया क्या है? आज इस कार्यक्रम के माध्यम से थोड़ा सार्वजनिक हो। कोई भी व्यक्ति इसी पर सवाल रखता है कि यार किसको मानते हो आप, जिसने 53 साल की उम्र में 6 साल की बच्ची के साथ निकाह कर लिया? तो ये सवाल उठता है। आप जैसा विद्वान हमारे साथ में है, थोड़ा तथ्य के साथ में इस तथ्य को आप रखें।
जी, कोशिश करता हूं। डॉक्टर साहब देखिए, ये किताब है जी मोहम्मद एंड द कुरान, डॉक्टर रफीक जकरिया ने सैटेनिक वर्सेस जो सलमान रश्दी की किताब थी उसका रिप्लाई किया। जी इसके अंदर एक एक प्रॉफिट की वाइफ, प्रॉफिट का क्या उम्र थी उस वक्त में, प्रॉफिट की 11 आइदर हिस्टोरिकल थोड़ा सा उसके अंदर मतभेद है, जी आइदर 11 या 13 वाइफ्स थी। सिर्फ बीबी खतीजा और जो फर्स्ट वाइफ थी प्रॉफिट मोहम्मद की जी उससे रिलेटेड और तमाम वाइफ से रिलेटेड ये बात बहुत कॉमन तरीके से डॉक्टर जकरिया ने समझाई है कि प्रॉफिट मोहम्मद की जो वाइफ थी, एक या दो को छोड़कर प्रॉफिट मोहम्मद ने जितनी भी शादियां की 11 या 13, उसमें वहां के जो कस्टमरी रिचुअल्स थे, जी जब वॉर हुआ करती थी उस वॉर के अंदर जो एस्टेब्लिश्ड वहां की ट्राइब्स थी, जी उन ट्राइबल चीफ्स की वाइफ कभी कभी या उनकी बेटियां कभी कभी आपकी अमानत में आ जाती थी, मुस्लिम कम्युनिटी की अमानत में आ जाती थी। तो कस्टमरी ट्रेडिशन ये था कि सिर्फ उस ट्राइब का, यानी अब प्रॉफिट मोहम्मद की ट्राइब का चीफ उनसे विवाह कर सकता है, शादी कर सकता है। जी किसी निचले तबके की ट्राइब की वो वाइफ नहीं बन सकती है, बेटी नहीं बन सकती है। जी इस ट्रेडिशन को कायम करते हुए प्रॉफिट मोहम्मद ने ये 11 या 13 वाइफ्स के साथ में निकाह किया। जी जो ये 53 जो एज है, ये मुझे भी थोड़ा सा क्रॉस चेक करना पड़ेगा, माफी चाहता हूं मैं आपसे और आपके दर्शकों से कि ये एज को मुझे क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि ये एज क्या थी प्रॉफिट मोहम्मद की, और ये 6 साल का जो ये है दुविधा, ये मुझे भी दूर करना पड़ेगी। इसको क्रॉस चेक मैं कर तो कुल मिला के कहीं ना कहीं अधिक रोमांस सबको भी लगता है कि इस विषय पर थोड़ा और शोध की जरूरत है। कोई 6 साल की उम्र में विवाह के संदर्भ में सवाल है, कभी मौका आएगा तो उस पर बात करेंगे। लेकिन कुछ हस्तक्षेप चिंतामणि जी करने जा रहे हैं, एक बार चिंतामणि जी की बात सुनते हैं और बातचीत को अंजाम तक पहुंचाते हैं। जी चिंतामणि जी। मैं तो यही कहना चाहता हूँ अतिकुर रहमान साहब से, उस बिल्कुल प्रिमिटिव, उस बिल्कुल जंगली और आदिम अवस्था के कुछ नियमों को लेकर के आप इस विकसित देश को, इस विकसित दुनिया को, जिसमें कंप्यूटर है, जिसमें मोबाइल है, जिसमें तमाम चीजें हैं, क्यों खराब करने में लगे हैं। वो 1400 साल पहले जो हुआ उसे छोड़िए, उससे प्रेरित मत होइए, आगे चलिए, छोड़िए। वो जो शर्ट 1400 साल पहले पहनी थी आपने, अब बहुत हो गई, अब उसके कारण अगर दुनिया में चिंतामणि जी, आप 1400 साल पुरानी शर्ट को उतार देना चाहते हैं और खुद के संदर्भ में 5000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख साल पुरानी शर्टों को पहने रखना चाहते हैं। यही तो द्वंद्व है, यही तो विरोध है, इसी को लेकर टकराव है। अपने आप को बेहतर बताने की कोशिश करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि दूसरे को आप छोटा बताएं, अपनी लकीर बड़ा कीजिए। कुल मिलाकर जिस कबीलाई संस्कृति की आप बात कर रहे हैं और अपने महान धर्म की जो बात कर रहे हैं, इस पूरी दुनिया में एक देश ऐसा नहीं है जिसका राज धर्म हिंदू हो या सनातन धर्म हो। और जिस धर्म को आप खारिज कर रहे हैं, उसके 57 इस्लामिक देश एक आवाज़ बनकर आपसे सवाल जवाब कर रहे हैं। विचार कीजिएगा चिंतामणि जी, अपने हौसले को लेकर और अपनी हिम्मत को लेकर। बहरहाल महत्वपूर्ण बात यह है कि कुल मिलाकर इस देश को इस धार्मिक विवाद से बाहर निकलना चाहिए। इस देश के सम्मुख और बहुत सी समस्याएं हैं जिनके समाधान खोजने की जरूरत है। उम्मीद करते हैं कि ये विवाद अब शीघ्र समाप्ति की ओर रुख लेगा और मस्जिद और मंदिर के झगड़े से बाहर निकलकर हमें इस 135 करोड़ देश के लोगों की मूलभूत समस्याओं के संदर्भ में कुछ बात कर पाएंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर कहता है कि तुमने जब से बोलना छोड़ा है मेरे अंदर एक शोर रहता है। तुमने जब से बोलना छोड़ा है मेरे अंदर एक शोर रहता है, जो खुद को भी ठगता है मुझ में ऐसा एक चोर रहता है। अंतरा ने जो एक शेर लिखा है इस पर विचार कीजिएगा और विचार करने के बाद अगर कुछ समझ में आए तो उस पर अमल भी कीजिएगा। बहरहाल अब मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए सादा प्रणाम।